मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। तब कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके लिखिए। सब सर अच्छे हैं, खूब मजा आ रहा है, पढ़ाई में मन लग रहा है, खूब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पिछला वीडियो में कुछ आंसर दिए थे, क्वेश्चन दिए थे, उसका जवाब बहुत कम लोग दिए हैं। जो जो लोग जवाब दिए हैं उसको वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे किनका किनका जवाब सही है, नाम के साथ, है ना। और सही जवाब क्या होगा वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग, जैसा आप लोग जानते हैं, पिछला वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक था अक्षांश, देशांतर, समय और तिथि रेखा समाप्त हुआ है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं, सामान्य भूगोल के अंतर्गत ही आता है यह। इसका नाम है पृथ्वी की गतियां। ठीक है, पृथ्वी की गतियां। लोग तो लाए नहीं है यहाँ पे घर पे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को हम समझा के पढ़ाने का। ठीक है, मतलब पृथ्वी की गति, जैसे मान लिया थोड़ा देर के लिए हम पृथ्वी हैं, ठीक है ना, ये मेरा उत्तरी ध्रुव है, नीचे मेरा दक्षिणी ध्रुव है, तो हम किस किस तरीके से मूवमेंट मेरा है ना, कैसे कैसे घूमते हैं, है ना, उसी को गति बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसको एकदम आम भाषा में समझिए। जैसे दो प्रकार के लोग बियाह शादी में डांसर होला, नचनिया, दो प्रकार के। एगो सज्जन लोग होला जेकरा बहुत पुरेठा जला, तनका सा आप भी आइए ना, आप भी आइए ना, तो वो लोग आई तक का करी ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, बस बने। आ एगो हमनी खानी लेकर आ रहा सीधे नागिन डांस, ये एकदम पूरा गोला घुमाई। वही में पृथ्वी दो प्रकार के गति होला। एक के कहल जाला घूर्णन गति और दूसरे का नाम है परिक्रमण गति। नाम में कंफ्यूजन होगा आपको, हमको भी होता था। बाकी समझते समझते जब बैठ जाएगा दिल में तो गलती नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आपको नया खास बिजनेस लोगों को समझा दे। परिक्रमण गति जब भी शब्द आए तो आप इतना याद रखिएगा कि अग्नि के परिक्रमा करल जाला कि ना। अच्छा देखो, बियाह भइल लोग वो लोग समझ लेवे, बियाह में 7 को फेरा ले रही तो अग्नि के 7 बेर का कइले रही, परिक्रमा कइले रही कि घूर्णन कइले रही। घूर्णन तो बियाह दरवाजा लागल रहे तब कइले रही। आ बियाहवा के बियाह का कनी घूर्णन, मतलब घूर्णन परिक्रमा। तो परिक्रमा जब भी कर नाम आवे तो समझे कि किसी वस्तु के चारों ओर घूमना, कोई चीज के सेंटर लगे। जैसे मंदिर में जाइनी तो भगवान के परिक्रमा करी, वृक्ष के परिक्रमा करी। परिक्रमा भल की कोनो ना कोनो वस्तु ही ओकरा के सेंटर बना के ओकरा चारों ओर घूमना। आ घूर्णन का मतलब हुआ कि अपने अक्ष पर ही, ठीक है ना, एकदम ऐसे सेपरेटली ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इस गति को क्या बोलिएगा? घूर्णन गति। और जब किसी वस्तु को चारों ओर, किसी वस्तु को सेंटर बना के उसके चारों ओर घुमा जाए तो उसको बोला जाएगा परिक्रमण गति। अब बात आती है घूर्णन गति के कारण क्या होता है। तो घूर्णन गति के कारण मेनली दिन रात होता है। इसके कारण क्या होता है? दिन रात होता है। मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो जो सूर्य के सामने पृथ्वी का पार्ट पड़ता है ना, वहां क्या होता है? दिन होता है। अब पीछे वाला पार्ट पे क्या होगा? रात होगा। फिर घूमते घूमते पीछे वाला जब सूर्य के सम्मुख हो जाएगा तो वहां दिन हो जाएगा, पीछे में इधर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। इसीलिए इस घूर्णन गति को ही क्या बोलते हैं? दैनिक गति। घूर्णन गति को ही बोलते हैं। और चूंकि परिक्रमण गति जो होता है वो साल भर, सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी जो है कितने दिन में? लगभग साल भर 365 दिन, 365 दिन 6 घंटा, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। तो लगभग में ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से मिल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली के पीछे पड़ते हैं इसीलिए हम लोग ज्यादा याद नहीं रख पाते हैं। तो एक साल में जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेती है ना। तो जिसमें एक साल यानी एक वर्ष, यानी इसको क्या नाम दे दिया जाए? वार्षिक गति। कोई कंफ्यूजन है इसमें? यहां ध्यान देना है। फिर से एक बार, घूर्णन गति अपने अक्ष पर, जैसे मान लिया पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं हमेशा किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। इसी के वजह से क्या होता है? दिन रात होता है। तो जो पार्ट पृथ्वी के सम्मुख होगा वहां दिन होगा और पीछे में क्या होगा? रात होगा। इसीलिए इस गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है ना। और जबकि वार्षिक गति में क्या होगा? ये मान लिया गया हमने के सूर्य भगवान हवन,
ठीक बा। इनकरे चारों ओर पृथ्वी जो बा देखी ये रास्ता से होके गुजरता, तो ये प्रक्रिया कितना दिन में होला? लगभग 1 साल में। इसीलिए परिक्रमण गति को क्या कहते हैं? वार्षिक गति। एक शब्द और है घूर्णन गति के लिए, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, परिभ्रमण गति। ये बहुत कंफ्यूजन देता है, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों एक के ना है, बिल्कुल अलग है। परिभ्रमण, भ्रमण प्रसिद्ध कीजिए, परिभ्रमण गति। भ्रमण मतलब हो गया घूमना, है ना, भ्रमण करना, घूमना। परिक्रमण माने वो अलग मैटर है ना। तो आप घूर्णन गति को 3 बना दिए, घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। इसको अंग्रेजी में एक शब्द दे देंगे, रोटेशन। जबकि परिक्रमण गति के लिए आप वार्षिक गति का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से पृथ्वी की कितनी गति हो गई? 2 गति हो गई। इसमें से किस गति के कारण दिन रात होता है? बोलिए, घूर्णन गति के कारण। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब थोड़ा सा परिक्रमण गति को हम लोग एलिब्रेट करते हैं और उसको विस्तारित करते हैं परिक्रमण गति को। तो जैसा कि हम अभी आप लोगों को बता रहे थे, परिक्रमण गति का मतलब हुआ कि सूर्य के चारों ओर, ये मान लिया गया सूर्य भगवान है, ठीक है, इसी के चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो आप जैसा जानते हैं कि पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार है, जिसको जियोड बोलते हैं। उसका ज्योग्राफिकल नेम क्या है? जियोड। पृथ्वी की आकृति को क्या बोलते हैं? जियोड, या लगभग गोलाकार या अंडाकार। उसी तरह से पृथ्वी जिस मार्ग से होकर सूर्य का चक्कर लगा रही, माने ये वाला मार्ग है, ये NH हाईवे है, यही रास्ता पर पृथ्वी बा चक्कर लगावता। इहो मार्ग जे बानु, ई मार्ग भी अंडाकार बा। एकरा के कहीं जगह लिखल है दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। आप इसके मार्ग को भी जियोड बोल सकते हैं, क्योंकि जियोड का मतलब ही होता है लगभग गोलाकार। तो इसी मार्ग पे जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। अब बताइए, अगर गोलाकार होता ना मार्ग, तो सभी स्थान पर, ये माने सूर्य है, तो देख रहे हैं सभी स्थान से एकदम त्रिया एक जैसा दिखाई दे रहा है, एक होता। लेकिन चूंकि मार्ग कैसा है? अंडाकार है। अंडाकार होने के वजह से पृथ्वी कभी सूर्य से काफी पास तो कभी सूर्य के काफी करीब होती है ना, मैंने काफी करीब होती है तो कभी कभी काफी दूर होती है। जब दूर होती है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी जब मैक्सिमम हो, उस स्थिति को ज्योग्राफी में अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर, ठीक है। और जब करीब होती है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? उपसौर। अप, देखिए हम लोग कंफ्यूजन हो गए, स्टैंड अप में आदमी लंबा लोकेला कि सिट डाउन में, अप में, अपसौर में दूरी जब सबसे महत्तम माने मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, है ना, आइए वो मिनिमम डिस्टेंस पर हो, तो मिनिमम डिस्टेंस वाला को आप बोलिएगा उपसौर और मैक्सिमम डिस्टेंस वाला को क्या बोलिएगा? अपसौर। यह जो स्थिति बनती है ना, ये फिक्स होती है। ये उपसौर वाली स्थिति जब भी होगी तो 3 जनवरी को होगी, और ये जो होगी ये 4 जुलाई को होगी। अपसौर की स्थिति को होगी, अपसौर 4 जुलाई को और उपसौर 3 जनवरी को। अब एक सामान्य आपको बात बताते हैं, जैसे कि कभी कभी परीक्षा में देखते हैं सवाल पूछता है पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो ये बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक हो सकता है क्या? हर सिचुएशन में अलग अलग डिस्टेंस है कि नहीं? तो क्या फायदा है आपको रट्टा मारने का? 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार, कैसे ऐसे बोलते हैं ना, 98,900 किलोमीटर। कोई फायदा नहीं है। आपको लगभग में याद रखना चाहिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। कभी कोई पूछे तो आप ये मत बोलिए 14 करोड़ 95,97,900 किलोमीटर, नहीं, लगभग बोलिए 15 करोड़ किलोमीटर। आप परीक्षा में सवाल देखिएगा, आपको कभी ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं होगा 14 करोड़ 90 लाख, 14 करोड़ 95 लाख, 15 करोड़ 5 लाख, ऐसे नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहां देख के समझ सकते हैं कि अपसौर में तंका ज्यादा बा, उपसौर में माने अपसौर में मैक्सिमम बा, उपसौर में मिनिमम बा। तो एमे अब देखिए लगभग हमनी के एवरेज 15 करोड़ बोल जाए, और जब मैक्सिमम हुई तो 15.25 बोल दिया लोग, या 15.20 करोड़ बोल दीजिएगा।
अब मिनिमम में 15.25 बोल दीजिएगा, है कि नहीं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अब तक जो रट्टा मरले में उनका सारा मेहनत बेकार है। एक बात ध्यान रखिए, 14,95,97,900 किलोमीटर ये एवरेज है। ये जब एवरेज है तो हम एवरेज उतना काहे रखेंगे, हम एवरेज रखेंगे 15 करोड़ किलोमीटर, है ना? मान लें परीक्षा में सवाल आपसे पूछ दे ऑफशोर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी, तब क्या कीजिएगा? यहां फंस जाइएगा, 15 करोड़ नहीं 15.20 बोल दीजिए लगभग, है ना? उपसौर की स्थिति में तो 15.25 बोल दीजिए। तो इस तरीका से आप पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ये जो दो स्थिति बनी है उसके बारे में हमने आपको बताया। ये काफी परीक्षा उपयोगी है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हम फिर बता दे, अप माने स्टैंड अप वाला बात दिमाग में ला दीजिए, कोई टेक्निक होता है याद रखने का, है ना? अपसौर मैक्सिमम, उपसौर मिनिमम। अपसौर जब भी होगा 4 जुलाई को होगा और उपसौर जब भी होगा 3 जनवरी को होगा। अपसौर में पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी 15.20 करोड़ किलोमीटर और उपसौर में 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए, अब इन दोनों गतियों घूर्णन और परिक्रमण, इन दोनों गतियों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिन रात का छोटा बड़ा होना। मतलब यह कि कौनो महीना में दिन इतना छोट होला कि हमनी के 4 बजे मार्केट जाइले सन, 5 बजे ले आके घर में पैक हो जाइले सन, और 7 बजे ले खा पी के सुत रहिले सन। आ कौनो ऐसा महीना होकेला जेमे 9 बजे 10 बजे ले मार्केटे में रहिले सन, 11 बजे आइले सन, 12 बजे खाना बनेला। तो आखिर ये जो अंतर होता है वो क्यों होता है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर लंबवत जो है नहीं है। जैसा आप जानते हैं, ये मान लीजिए 90 डिग्री एकदम लंबवत है, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब जब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष माने हई पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। दो सवाल यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, उड़उड़ा के मत मारिएगा, हम गलती किए हैं। राजस्थान पीसीएस में एक बार सवाल पूछा, पृथ्वी अपने अक्ष तल के साथ कितना कोण बनाती है? ऑप्शन ए था 23.5 डिग्री, सीधे धक्के रॉन्ग दिए। आज जब ट्रेन पर बैठे सवाल फिर से देख रहे हैं, ले तो पूछ ले अक्ष तल के साथ कितना कोण बनाती है, हई वाला पूछा है। तो 23.5 में से 90 में से 23.5 घटा दिए तो कितना बची? 66.5 नहीं इसका आंसर होगा। तो दो सवाल है, खूब ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो 90 डिग्री से अंतर कर दीजिएगा तो 23.5 डिग्री। अक्ष तल के साथ कितना कोण बना रही है, तो इसका जवाब होगा 66.5 डिग्री। तो इसी अक्षीय झुकाव के कारण, है ना, दिन रात की अवधि में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन कैसे और कब आता है उस पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक आसान सा तरीके से बता दे, सूर्य जेने कारी हुई उन्हें दिन बड़ हुई और ओकरा उल्टा दिशा में दिन छोट हुई। सूर्य जेने रहे, मान लीजिए सूर्य हम आपके लंबवत है, तो इस साइड में दिन बड़ा होगा, अपोजिट गोलार्ध में दिन क्या होगा? छोटा होगा। और जब हम इन्हें चल रही तो इन्हें दिन बड़ा हो जाए और उन्हें दिन क्या हो जाए? छोट हो जाए। इस तरीका से समझना है। तो इसको देखिएगा, जैसा कि अभी तक आप लोग कुछ याद किए होंगे कि 0 डिग्री बताए थे सूर्य किन रेखाओं के बीच चमकती है लंबवत, बताए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य चमकेला। तो यहाँ 0 डिग्री पर सूर्य जो है लंबवत चमकती है। तारीख एकदम फिक्स है 21 मार्च को, ठीक है? उसके बाद सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है 21 जून को। फिर जब एने से आई तो 23 सितंबर को लंबवत चमकेगी। कहां पर? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पर। और फिर आगे बढ़ते हुए सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकेगी। कौ तारीख को? 22 दिसंबर को। सालों भर का ये प्रोसेस है, ये डेट आपको याद रखना है, खूब ध्यान से समझिएगा। 21 मार्च, अप्रैल, मई, दो महीना के गैप दे दीजिएगा, कौनो एगो याद रही, बाकी याद हो जाए। ऑप्शन से थोड़ा बहुत हेल्प लेके जवाब दे सकते हैं।
या तो दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहिए रट्टा मारने में, समझने की कोशिश कीजिए कि हम आपको पहले ही वीडियो में यह क्लियर कर चुके हैं कि सूर्य जो है लंबवत चमकता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। जैसे कि मान लिया हम यहाँ खड़े हैं तो आपके लंबवत है, जब इधर आ गए तो इनके लंबवत है, फिर मतलब हम एक दूरी के बाद बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन इसी दूरी में हम चक्कर लगाते रहेंगे, मतलब आपके लंबवत चमकते रहेंगे, कभी इनके लंबवत तो कभी इनके लंबवत तो कभी इनके लंबवत, इस तरीका से हम करेंगे। तो उसी तरह सूर्य जो है 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ के बीच में जो है लंबवत चमकती रहती है। यह तिथि कब कब है तो वहीं कहीं से शुरू कीजिए। 21 मार्च को सूर्य माने 0 डिग्री पर बा तो 22 मार्च के तक और ऊपर हो जाए, उत्तरी गोलार्ध में चमके लागल। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 21 मार्च के बाद सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में चमकता है कब तक, 21 मार्च से 21 से 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में हे एरिया में चमकेगा लंबवत, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर। और फिर 23 सितंबर के बाद सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में माने नीचे की ओर चमकना शुरू करेगी 22 दिसंबर से लेकर एक तरह से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना। और वो ऐसे नहीं है कि वो कूद के चले ना, आज 21 तारीख के हिया बानी तो 22 के हिया 23 दिए करत 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 21 जून के हम जाए कहां कर्क रेखा पर, फिर वहां से हम रिटर्न होके, ठीक बा। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर पे कहां चमकनी भूमध्य रेखा पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ जामा पुणे का दक्षिणी गोलार्ध को चलता नहीं है ना, तो उसका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट 22 दिसंबर के हम कहां चमकेंगे मकर रेखा पर। तो इस तरीका से सूर्य जो है पृथ्वी के 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही सालों भर लंबवत चमकती है। अब ध्यान दीजिए इसको, इसी कारण से कहीं दिन बड़ा तो कहीं दिन छोटा होता है। अब आपको हमने अभी बताया सूर्य जेने चमकी ओने दिन बड़ा हुई, अपोजिट में दिन छोटा हुई। मान लिया 21 जून को सूर्य कहां चमका उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा बड़ा होगा। काहे कि ये समय सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमक रहा है। 23 सितंबर को देखिए दोनों गोलार्ध का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो गया कि नहीं, तो दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर अवधि का होगा। फिर 22 दिसंबर को देखिए, 22 दिसंबर को सूर्य किसके नजदीक हो गया मकर रेखा के करीब हो गया, मकर रेखा के माथा पर चमक रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। और ये देखिए डिस्टेंस कितना ज्यादा हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। फिर 21 मार्च को आते हैं, तो फिर देखिए 21 मार्च को दोनों गोलार्ध में डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है, तो फिर दिन रात क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। फिर 21 जून को देखिए, 21 जून को सूर्य कहां चमका उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अंश पर यानी कर्क रेखा पर, तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए डिस्टेंस कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे दिन क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। इसी चीज को लिखते हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, है ना। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और डेट लिख लिया जाए, कहीं से शुरू कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 21 जून से शुरू कर देते हैं हम 21 जून, उसके बाद आएगा यहाँ 23 सितंबर, उसके बाद 22 दिसंबर, उसके बाद 21 मार्च, ठीक है। ये देखना है 21 जून 23 सितंबर 22 दिसंबर 21 मार्च, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको बताना है, हम लिखेंगे, बोलिएगा उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य कहां चमका कर्क रेखा पर सर, ठीक है। तो कर्क रेखा पर चमका तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा बड़ा होगा, तो अब रात क्या हो जाएगा छोटा होगा ऑटोमेटिक। तो जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हुआ तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। जब दिन छोटा होगा तो रात क्या होगा बड़ा होगा सर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूर्य कहां चमका बताइए 0 डिग्री पर, यानी कहां भूमध्य रेखा पर। तो दोनों गोलार्ध की स्थिति क्या है बिल्कुल बराबर है, तो दिन बराबर क्या हो जाएगा रात हो जाएगा, यानी दिन रात की अवधि क्या होगी इक्वल होगी। अब आते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य कहां लंबवत चमका दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में कहां मकर रेखा पर, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा बड़ा होगा, अपोजिट इसके उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या हो जाएगा छोटा होगा। जब दिन छोटा होगा उत्तरी गोलार्ध में तो रात क्या होगी बड़ी होगी, इधर जब दिन बड़ा होगा तो इधर रात क्या होगा छोटी होगी। अब आप बताइए 21 मार्च को सूर्य फिर कहां चमका
0 डिग्री पर। 0 डिग्री का मतलब भूमध्य रेखा पर, यानी दोनों गोलार्ध से इक्वल डिस्टेंस। जब इक्वल डिस्टेंस है तो दिन का अवधि और रात की अवधि क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो देखिए दिन और रात बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इस डायग्राम को यदि याद रखे हैं तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि किस गोलार्ध में कब दिन बड़ा कब रात बड़ा होगा। इसको एक और कहानी की तरह समझ लीजिए हमने कि अपना भाषा में, जैसे अभी के कौन महीना चला था, मान लेंगे अभी चला था अप्रैल, है ना, मार्च, कौन महीना चल रहा है, अप्रैल चल रहा है। अप्रैल में सूर्य कहाँ हुई, चलिए कल्पना करके बताएं तो 21 मार्च के 0 डिग्री पर, तो मार्च के बाद अप्रैल आए थे उत्तरी गोलार्ध में। हमनी के देश उत्तरी गोलार्ध में, भाई इस बात ध्यान रखिएगा। तो हमनी के यहाँ अब दिन की अवधि क्या होता, बड़ा होता, यानी सूर्योदय तनका सवेरा ही हो जाता और सूर्यास्त तनका लेट से होता, मतलब 6, 6:15, 6:30 में बेरा डूबता, ठीक बा। अप्रैल में, मई में कब डूबी 6:30 में, जून में कब डूबी 6:45 में, करत 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 जून में माने 6:45 से लेके 7 बजे बेरे डूबी। ओकरा बाद हमनी के निकलम सन मार्केट, बेरा डूबला के 10 मिनट 20 मिनट बाद निकली लेसन आराम से, तनी मार्केट में जाम सन तो दर्शन हो जाई सब्जी उब्जी के, ठीक बा। तो सब्जी उब्जी के दर्शन उर्शन कइले हमनी के घर आवे कब बज जाला, जून में 9-10 बज जाला। बैठी लेसन पढ़े तो एगो टाइम फेल जा 6 से 9 और लगत गल, तब छोड़ का पढ़ जा, चल बगल का पटना बाग में गप करल जाओ। फिर गप करते करते कब 12 बज गए बुझाला ना। अब आइए दशहरा के टाइम में याद कीजिए, दिन रात लगभग बराबर रहता है सितंबर अक्टूबर में, है ना। देखते हैं ना कि आराम से 5:30 से लेके 5:45 से लेके 6 बजे के बीच में बेरा डूबता है, 5:30 से 6 के बीच में। 6 बजे मार्केट जाते हैं, 7 बजे हम लोग घर लेटेस्ट आ जाते हैं और आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन वे छठ के टाइम में, यानी नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात हम कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो दिसंबर में 5 बजे बेरा, 4:45 में बेरा डूब जाला, 4:30 में मार्केट कोई नहीं सन, कितना मार्केट में सब्जी के दर्शन कर ले, 5:30 ले घरे चल रही सन। अब बैठनी सन पढ़ते भाई के 5:30 से पढ़ ले, चल 100 मार के आ जा 6 से 9 होला कि ना होला। काहे कि दिन और समय का हो जाला छोट हो जाला, तो जाड़ा में दिनवा छोट हो जाला, माने बेरा छोट हो न जाला। 5:30 बजे ले सब घर में पे, हनु गांव में तो सियार भूखे लागेला 7 बजे, और शहर में खिसिया के 8, 8:30 ले एकदम सुन सन्नाटा। तो हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह महसूस करते हैं, इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि भारत के बीचों बीच एक कर्क रेखा गुजरता है, इसलिए हम लोग को यह महसूस ज्यादा होता है। चलिए, तो इस तरह से आप लोग दिन रात की अवधि बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी आधार पे थोड़ा सा देख लेते हैं ऋतु में परिवर्तन। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। ऋतु में परिवर्तन ध्यान दीजिएगा, सूर्य जहां पे चमकेगा, मतलब जिस गोलार्ध में चमकेगा वहां सूर्य जब उसके माथा पे चमक रहा है तो गर्मी लगी कि ठंडा लगी, गर्मी लगी। तो सूर्य जेने चमकत हुई ओने गर्मी, अपोजिट में ठंडा, और बीच में चमकी तो ठंडा ना गर्म, ओकरे के कहल जाला बसंत। जब बीच में चमकी तो ठंडा ना गर्म, तो ओकरा का कहिएगा बसंत। यदि जब सूर्य मान लिया गया 21 जून को कर्क रेखा पर चमक रहा है, तो इस अवधि में उत्तरी गोलार्ध में कैसा ऋतु होगा, ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। लेकिन वहीं यदि 23 सितंबर को देखें तो देखें ना, 23 सितंबर को दोनों बराबर होता है कि ना, तो कैसा ऋतु होगा, बसंत ऋतु होगा। और फिर 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमका, मकर रेखा पर, तो इस दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी का ऋतु होगा। और हमनी एरिया वही का हो, अगर ऋतु समझे के होके नु को बढ़िया से तनी बढ़िया लोग जन बुद्धिजीवी टाइप के जे लोग बा, वो भारत के ऑस्ट्रेलिया के जलवायु के अध्ययन कर ले हो, खूब मजा, एकदम उल्टा, भारत के उल्टा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उल्टा भारत के बीचों बीच 23.5 नॉर्थ गुजरेला, ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच 23.5 साउथ मकर रेखा गुजरेला। तो हमनी यहाँ के मौसम से उन लोग के बिल्कुल उल्टा रहेला, माने जब हमनी के गर्मी से हालत खराब रहेला तो उन लोग के ठंडी से हालत खराब रहेला। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब इसको भी दिखाइए, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 21 जून को सूर्य कहाँ चमका, आप लोग बताते चलिएगा, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा में जब चमका यानी उत्तरी गोलार्ध में कैसा ऋतु होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा ऋतु होगा, शीत ऋतु होगा।
चलिए 23 सितंबर को सूरज कहाँ चमका? तो 0 डिग्री पर। तो दोनों गोलार्ध बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो क्या ऋतु होगा? बसंत ऋतु होगा। 22 दिसंबर को सूरज किसके माथे पे चमक रहा है? मकर रेखा, यानी कौन गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसा ऋतु होगा? ग्रीष्म ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? बिल्कुल शीत ऋतु। 21 मार्च को सूरज कहाँ चमका? फिर 0 डिग्री पर, यानी भूमध्य रेखा पर, है ना, विषुवत रेखा पर। तो दोनों गोलार्ध से डिस्टेंस क्या हो गया? बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ भी बसंत हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होगा कि नहीं होगा? तो आप अगर ध्यान दिए होइएगा तो यहाँ ग्रीष्म तो यहाँ शीत, यहाँ बसंत तो यहाँ बसंत, लेकिन ये उल्टे बसंत है। अब ध्यान दीजिए, दो बसंत है ना, परीक्षा में हो सकता है पूछ दे 21 मार्च वाला उत्तरी गोलार्ध में कौन बसंत होता है? तो जो बसंत जिस ऋतु के आने की सूचना दे, जैसे 23 सितंबर वाला उत्तरी गोलार्ध का बसंत कौन ऋतु के आने की सूचना दे रही है? शीत ऋतु। तो एक नाम हो जाएगा शीत बसंत। अच्छा, वो दक्षिणी गोलार्ध वाला बसंत कौन ऋतु के आने की सूचना दे रही है? ग्रीष्म ऋतु। तो एक और हो जाएगा नाम ग्रीष्म बसंत। अब देखिए दोनों बसंत उलट गया कि नहीं? जहां पर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत बसंत होता है, वहीं पर 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म बसंत होता है। चलिए 21 मार्च वाला बसंत को फरियाद हो जाओ। तो 21 मार्च के बसंत जो बा उत्तरी गोलार्ध में कौन ऋतु के आने की सूचना दे रहा है? ग्रीष्म ऋतु। तो एक नाम क्या हो जाए? ग्रीष्म बसंत। ठीक है। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध का बसंत ऋतु किस ऋतु के आने की सूचना दे रही है? शीत ऋतु। इसका नाम क्या हो जाएगा? शीत बसंत। देखिए यहाँ पे, यहाँ ग्रीष्म बसंत है, इसका उल्टा शीत बसंत यहाँ है कि नहीं है? तो बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा मौसम दिखाई देगा। ठीक है ना? इसको भी हम लोग थोड़ा व्यवहारिक कहानी की तरह समझ लें। महीना कौन? अप्रैल। अप्रैल में आदमी का बा अब हाफ जामा पहने के समय आ गया बा। मई में उहो जामा निकाल दिए, गंजी पर काम चली। जून में उहो गंजी निकल जाई उघारे, ठीक बा। फिर जुलाई में गंजी पहन लिए, अगस्त में हाफ जामा, सितंबर में फुल जामा, अक्टूबर में खोजल एगो है ना तनी मनी तनी मोट हल्का माने स्वेटर टाइप के हाफ स्वेटर, नवंबर में फुल स्वेटर, दिसंबर में बोरा चोटी जितना हुई पुगार दुआर सब लाग में आग लगा के बैठ गए सब, होला कि ना होला। फिर जनवरी में आ जाओ सन हाफ स्वेटर, फरवरी में बिना स्वेटर के फुल जामा, फरवरी के बाद मार्च में हाफ जामा, अप्रैल में इस तरह से देखते हैं नहीं हम लोग पहनावा में अंतर होता है। तो लोग कहता है कि बा प्रकृति में कौन ताकत पर है, हमने के तो कपड़े पहने के स्टाइल बदल देवेला प्रकृति। कितनो बियाह रहे ये बताइए जून में अब पहन लेनी कोट का हाल हुई, यही से नवंबर दिसंबर के लगन में बियाह करे के कोट उठ चलेला अनु ओकर कौन ऐसी लेके घूमी पीछे पीछे से काम चले है ना। तो प्रकृति के अधीन हम लोग हैं, प्रकृति पर विजय पाने का कोशिश भी मत कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये ऋतु परिवर्तन उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ एक बात आपको और हम बताते चले कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है ना, उसको कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, इसी को कर्क संक्रांति बोलते हैं। सिंपल बात है। कौन तारीख को चमकता है? 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को कर्क संक्रांति बोलते हैं। वहीं जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है तो इसको क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति बोलते हैं। और जब सूर्य 0 डिग्री पर यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस दिन सूर्य कहां चमका? 0 डिग्री। इसीलिए 0 डिग्री को विषुवत रेखा बोलते हैं। पिछला वीडियो बोले थे कि बताएंगे क्यों विषुवत रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। क्योंकि सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को जब 0 डिग्री पर लंबवत पड़ता है तो इस स्थिति को ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? विषुव।
इसीलिए 0 डिग्री को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। फिर से एक बार, जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसे क्या बोलिएगा? कर्क संक्रांति। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा तो क्या बोलिएगा? मकर संक्रांति। और 21 मार्च तथा 23 सितंबर को जब सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत चमकेगा तो क्या बोला जाएगा उसको? विषुवत। चलिए अब अपने लोगों के बारी बा। अब अपने लोगों जल्दी से लाइक करी, अंगूठा का प्रयोग करी, कमेंट करी, बढ़िया बढ़िया कमेंट, गंदा कमेंट करना तो वीडियो ना बनाए, है ना? खूब बढ़िया बढ़िया, खूब बढ़िया मजा आ जाए पढ़ के, लाइक अभी हम उठ के तैयार हो जाए अगला वीडियो बनावेला। ठीक है ना? हम बिल्कुल सब लोग वीडियो कमेंट करी, लाइक करी, और का बोलेला शेयरो करी, ताकि और से और लोग जाने हमरो नाम होके ना नाम होइए मोर। इतना मेहनत करते नहीं तो नाम हो जाए तो का हो जाए? जरन होता तो ना पढ़े तो रोरा इने जोड़ जाए। ठीक बा? पढ़ाई के बाद तो शेयर करी लोगन, सब लोग कम से कम 20-20 को सब्सक्राइब कराई लोगन, 50-50 जगह शेयर करी लोगन। चलिए लोगन, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।